नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं हम लोग, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम लेकर के आए हैं आपका 53rd सेट, 53वां सेट लेकर के आए हैं। आज शतक तो पारी हो गया है, ठीक है, और बाकी हम लोग शतक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और सभी टॉपिक को आपके कवर करेंगे। इसमें जैसा कि पहले मैंने बताया था, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की जो रेगुलर क्लासेस हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स भी उनके लिए चलाया जा रहा है, और जो फाउंडेशन कोर्स है, यानी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इनिशियली तैयारी करना स्टार्ट किए हुए हैं या अपनी तैयारी को और आगे बढ़िया करना चाहते हैं, तो उनके लिए रेगुलर बैचेस भी हैं हमारे पास, ठीक है। और ये दोनों ही मोड में चल रहे हैं, यानी वो ऑनलाइन भी चल रहे हैं और ऑफलाइन भी चल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है वो 7:30 से 9 है, रेगुलर क्लासेस हैं 6 डेज, और हिस्ट्री की क्लासेस है 9 से 10:30, ठीक है। तो इस क्लास को अगर आप प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो फिर आप इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जिसे कहते हैं आप कम पैसे पे चलाई जा रही हैं, जिससे सभी बच्चे हमारे पढ़ सकें, कोई यह कंप्लेन ना करे। फिर भी अगर किसी को समस्या हो तो वह मुझसे फोन पर बात कर सकता है, उसकी जितनी भी सहायता मैं कर सकता हूं वो सहायता मैं करूंगा, ठीक है। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और पहला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह किसका कथन है? कॉम्टे, बल्क, ब्राइस या फिर मेटलैंड? यह किसका कथन है? ठीक है, एक्चुअल में यह स्टेटमेंट है मेटलैंड का। मेटलैंड क्या कहता है? दरअसल आप जानते हैं राजनीति विज्ञान प्रॉपर है, ठीक है, साउंड आ रहा है, हाँ कौन चाहिए आपको? ठीक है, ओके। राजनीति विज्ञान जो है, यहां पर शब्द है विज्ञान। आप जानते हैं राजनीति विज्ञान को, कुछ लोग राजनीति विज्ञान बनाना चाहते थे, कुछ लोग इसको कलात्मक विषय बनाना चाहते थे, तो कुछ लोग इसको वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे, और इस पर चिंतकों में मतभेद था। यह इसको वैज्ञानिक विषय बनाने के पक्ष में नहीं था। इसका यह मानना था कि जब मैं यह शीर्षक ही देखता हूं राजनीति विज्ञान तो ही मुझे उलझन हो जाती है। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कहता है कि दरअसल आप जानते हैं विज्ञान किससे कहा जाता है? विज्ञान में जैसे आप कहेंगे भूगर्भ विज्ञान, आप कहेंगे फला विज्ञान। तो दरअसल विज्ञान में कहीं ना कहीं पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है, और पूर्वानुमान छोड़िए, भविष्य के बारे में भी बताने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें नियम उपनियम इस प्रकार से होते हैं कि उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर ऐसा किया जाए तो वैसा हो सकता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा सटीकता से कभी आप कह नहीं सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, और इतिहास इसका गवाह है। इसी आधार पर मेटलैंड साहब जब कलात्मक विषय और वैज्ञानिक विषय की तुलना करते हैं तो इनको यह लगता है कि इसे वैज्ञानिक विषय नहीं माना जाना चाहिए। इसी रेफरेंस में इन्होंने दिया है इस क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है कई बार, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, और जीआईसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, इनमें से कोई नहीं। कौन है इसमें जो कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? बताइए भाई, क्या होगा आंसर इसमें? हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कानून, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। हॉब्स दरअसल यह कहता है,
हॉब्स यह कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वह आत्म परिरक्षण के कानून है। किसके कानून है? वह यह कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वह आत्म परिरक्षण के कानून है। यानी हॉब्स का यह मानना था कि बुद्धि द्वारा खोजा गया यह ऐसा प्रत्यादेश है, व्यक्ति के अपने बुद्धि या विवेक से खोजा गया यह एक प्रकार का स्व आदेश है, जिसका वास्तव में उद्देश्य क्या है कि ऐसा कोई भी कानून जो उसके जीवन को संकट में डालता हो वह कानून समाप्त होना चाहिए। यानी जो है वह उस कानून के विरोध के रूप में कार्य करता है। उसका मानना यह था कि प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध लगाने या उनके हरण या उनको रोकने की बात करता है जो मनुष्य के जीवन को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हो। उसका यह भी मानना था कि व्यक्ति के जीवन को संकट में किसी भी आधार पर डाला नहीं जा सकता है, और अगर कोई कानून डाल रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। दूसरा कह रहा है तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। याद रखिए, कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। फिर क्या, तुलनात्मक राजनीति उस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। और लास्ट विकल्प कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है, यानी अपनी से अच्छी हैं या अपनी से बुरी हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसमें अगर गलत देखा जाए बेटा तो आंसर हो जाएगा इसका ए। दरअसल तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य यह होता है कि जब हम विभिन्न प्रकार के संविधानों की, विभिन्न प्रकार के प्रथाओं की, परंपराओं की, व्यवस्थाओं की, अब उन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कोई भी हो सकता है, सबकी तुलना जब की जाए तो पहली चीज तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। जब कम भ्रांतिपूर्ण की बात आती है तो यह तुलना करने से ही पता चलेगा कि वास्तव में हम ज्यादा भ्रांति में हैं या कम भ्रांति में हैं। यह सही है जे। अब तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास से मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। बिल्कुल, जब विश्व की तमाम प्रणालियों की तुलना की जाती है तो यह हमें पता चलता है कि वास्तव में विश्व की दिशा और दशा इस समय क्या है, किस ओर विश्व जा रहा है। अब वर्तमान समय में जो हो रहा है विश्व राजनीतिक पटल पर, जैसा अभी आपने यूक्रेन में देखा और जिस तरह से यूक्रेन और यूएसए में हुआ, ठीक है, और उसका इंपैक्ट जो है वो यूरोप के अन्य देशों में क्या पड़ेगा और रूस के साथ उनका व्यवहार क्या होगा, इसमें ईरान और इजराइल की भूमिका भी क्या होगी, गाजा को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका दावा कर रहा है, तो इसका आप ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया गया था, अगर उस उद्देश्य को यह बिल्कुल पूरा नहीं करता, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी जिस तरह से पहले काम करता था यह बिल्कुल उसी तरह से एक तरह से निष्प्राण या निष्प्राय हो रहा है जैसे कभी लीग ऑफ नेशंस हुआ था। जब वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस बनाया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो तो जो है उसका भी उद्देश्य यही था, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अल्टीमेटली सॉरी, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है तो थोड़ा बोलने प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा ही कुछ विश्व पटल पर आपको देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो बाद में बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, वह भी कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो रहा है। तो तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा हो सकता है ना कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम लोग बढ़ जाए। तो ये निश्चित रूप से तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, विश्व किस तरफ जा रहा है, किस तरफ इसकी दिशा बन रही है, इसका पूर्वाभास लगाया जा सकता है। और एक क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर हैं या उससे खराब हैं। बिल्कुल सही है कि तुलना करने से ही क्या पता चलता है कि यह हमारा जो है वो ठीक है कि गड़बड़ है। जैसे
मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, पहले वो अपने बच्चे के बारे में कह रहा था, नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है यार, मुझे लगता है सही दिशा में नहीं जा रहा है और फला है, यानी कुछ असंतुष्ट थे अपने बच्चे से। 1 महीने बाद हमसे वो मिले तो कुछ और बात, किसी बात पर हुई तो कुछ और बात बताने लगे कि सर जब दूसरे बच्चों से तुलना करता हूं आज की ना, तो पता लगता है कि मेरा बच्चा सर दूसरों की तुलना में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ये कमी नहीं है, उसमें ये कमी नहीं है, उसमें ये कमी नहीं है, जबकि दूसरे बच्चे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे में ये पता चलेगा कि आपका बेहतर है या आपका बदतर है। ऐसे कोई भी, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई वो संस्था हो, व्यक्ति हो, या फिर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो, कुछ भी हो सकता है। या शहर की तुलना कर लीजिए या देश की तुलना कर लीजिए। जब आप तुलना करेंगे कि भाई पाकिस्तान ऐसा है, तो आप कहेंगे नहीं भारत ऐसा है, तो कहेंगे हाँ भैया भारत अच्छी स्थिति में है, पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे पाकिस्तान बदतर स्थिति में है। तुलना करने से मालूम चलता है। ठीक है, आइए, तो इसमें गलत क्या है? वास्तव में आदर्श राज्य की स्थापना करने की जो बात हो रही है कि तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य इस है, ठीक है, संस्थापरकवाद तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्तिधारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं है। दूसरा कह रहा है सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। फिर कह रहा है सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। अब विकल्प के आधार पर केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और केवल, भाई तो बड़ा अजीब विकल्प कर दिया है इन्होंने, ए यहां हो गया है, सी यहां हो गया है, डी यहां हो गया है, बी यहां हो गया है। तो ऐसे आधार पर तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको। एक्चुअल में ये बी सही है, ठीक है, बी सही है, इसमें विकल्प बी सही है, यानी 2 और 3 सही है, 2 सही है और 3 सही है। कैसे सही है देखिएगा, तुलनात्मक राजनीति का जो दृष्टिकोण है उसमें जो संस्थापरकवाद एक वाद है, ठीक है, जो संस्थागत मानकों का परीक्षण करता है, ठीक है, पर यह कह रहा है कि शक्तिधारक जिनके पास शक्ति होती है जो निर्णय लेते हैं वह संस्थागत मानकों द्वारा, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं, यानी वह निर्धारित तो नहीं करती हैं लेकिन वह उनको यह मानती हैं, एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सही है। ठीक है, शक्तिधारक जो निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में संस्थापरकवाद ऐसा नहीं कहता है, ऐसा नहीं कहता है वास्तव में, क्योंकि शक्तिधारक जो निर्णय लेते हैं वह संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत तो हो सकते हैं वास्तव में, पर निर्धारित नहीं, ऐसा नहीं है। वह स्वीकृत ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जिसके पास जो सत्ता में होता है वह निर्णय तो लेता है लेकिन उसके निर्णय को एक्सेप्ट ही किया जाए, स्वीकार ही किया जाए इन संस्थाओं द्वारा, जैसे न्यायपालिका द्वारा या विधायिका द्वारा आवश्यक नहीं होता। यानी जो कार्यपालिका निर्णय लेती है उसको विधायिका या न्यायपालिका स्वीकार ही कर ले, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। फिर क्या करें, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, बात सही है। संस्थापरकवाद यह कहता है कि सभी संस्थाएं समान नहीं होती, सभी जगह पर लोकतंत्र नहीं होता है भाई। और फिर कह रहा है कि सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ब्रिटेन में ही लिखित संविधान नहीं है, यह बात भी सही। संस्थापरकवाद कहता है कि हर संस्था अपने आप में एक डिफरेंट अप्रोच लेके आती है, ऐसा नहीं कोई अप्रोच गलत ही हो, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी है, अच्छी डेमोक्रेसी है, वो लोगों को फ्रीडम है, कहीं कोई संविधान नहीं रचा गया है, लेकिन परंपरागत व्यवस्था जो चली आ रही है वह एक स्वयं संविधान के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये बात सही है। 2 और 3 होगा इसमें, पहला जो है वो गलत होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। थोड़ा मिला लीजिएगा, इसमें ए यहां लिखा है और उल्टा थोड़ा कर दिया है इन्होंने, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप लोग, 2 और 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिक उद्देश्य क्या है, वास्तव में मूल उद्देश्य क्या है? दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, उपरोक्त सभी। भाई ये तो थोड़ा सा
फंसा रहा है? तुलनात्मक राजनीति का वास्तविक अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? तुलनात्मक राजनीति का दार्शनिक लक्ष्य भी है, वैज्ञानिक लक्ष्य भी है, और शासन नीति में विभिन्न शासन के प्रणालियों का उपयोग करने का भी लक्ष्य है। तो इसमें इसका मतलब इसका डी होगा आंसर, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों, ठीक है, पारंपरिक उपागमों, उपागम मतलब अप्रोच की में उपेक्षा हुई। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। किसके? सरकारों के अध्ययन की, आनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, या संविधानों के तुलना की। तो कहना कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक जो उपागम है उसमें किसकी उपेक्षा की गई? सरकारों के अध्ययन की उपेक्षा की गई, आनुभविक अनुसंधानों की, ठीक है, या संस्थाओं के वर्णन की, या संविधानों की तुलना की। वास्तव में तुलनात्मक जो राजनीति है बेटा, उसमें इस तुलनात्मक राजनीति में सबसे बड़ी समस्या एक चीज ये रही है कि हमने उसको महत्व नहीं दिया। ठीक है, और ये देखा गया है अक्सर कि ये उपेक्षित रहे। क्या उपेक्षित रहे? अनुभविक अनुसंधान, मतलब एक्सपीरियंस को हमने क्या किया? इग्नोर किया। हमने अनुभव को यहां पर कोई महत्व नहीं दिया, जबकि अनुभव को महत्व देना चाहिए। जब तुलना करते हैं हम तो यह भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं सपोजेट, या दो संस्थाएं हैं। एक संस्था अभी नई नई है और एक संस्था वो है जो जिसने ठीक ठाक अनुभव लिया हुआ है। तो अगर वह संस्था किसी नीति का निर्माण कर रही है और एक संस्था जो अभी नई नई है वह संस्था नीति का निर्माण कर रही है, तो आप यह पाएंगे कि उसने जिसने अनुभव लिया है उसके अनुभवनात्मक जो अध्ययन होते हैं वे नीति निर्माण में कहीं अधिक कारगर होते हैं। इसीलिए प्रायः क्या होता है कि भाई नीति निर्माण ना तो बहुत सीनियर ही जो बनाएंगे वही सही है, और ना ही जो बिल्कुल नए बनाएंगे वही सही है। वास्तविकता यह है कि नीति निर्माण में युवा यानी जो एनर्जी वाले लोग हैं, और दूसरा जो अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन दोनों का संयोजन करना चाहिए। ठीक है, जबकि तुलनात्मक प्रणाली में व्यवस्था में क्या हुआ कि सरकारों का अध्ययन किया गया, संस्थाओं का अध्ययन किया गया, संविधानों का वर्णन किया गया। स्वयं अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव को जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्च थे, जो अनुभवनात्मक अनुसंधान था, उसको स्थान कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। और इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। जो मैंने अभी आपको आंसर बताया, बिल्कुल ये उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच, ध्यान देगा, परंपरागत कई उपागम अलग अलग हैं, और इसमें जो है जो परंपरागत उपागम था उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, इसकी विशेषता नहीं है, उपागम की विशेषता नहीं है। तो अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन और अवैज्ञानिक अध्ययन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा, परंपरागत उपागम। ठीक है, इसमें क्या आएगा भाई? देखिए, परंपरागत उपागम में वास्तव में जो अवैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, परंपरागत उपागम में अवैज्ञानिक अध्ययन की उपेक्षा की गई। ठीक है ना, परंपरागत उपागम की वास्तव में यह विशेषता नहीं है। परंपरागत उपागम में क्या है? अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन और अवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? परंपरागत उपागम की विशेषता क्या नहीं है? अवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति
सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, यह कथन है किसका? मेकिडिस का, जी के रॉबर्ट्स का, जीन ब्लोंडेंट का, जीन ब्लोंडेल का, या स्प्रेंगलर का। अब तुलनात्मक राजनीति में राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं है का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बहुत कुछ निकल सकता है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि कुछ भी नहीं निकलेगा। और इसका भी कई बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई कंपैरिजन करने से वास्तव में बहुत कुछ प्राप्त होता है कभी कभी, और नहीं तो कभी कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अगर तुलना की जाती, ठीक है, जब हिटलर और मुसोलिनी का उदय हो रहा था, जो कहीं ना कहीं पूंजीवादी देश चाहते भी थे कि यह उदय हो, क्योंकि इसके उदय से जो जिसका यूएसएसआर समर्थन करता था, यानी साम्यवाद का जिसका समर्थन करता था, वह उनको यह मालूम था कि यह मुसोलिनी और हिटलर का जो उदय है यह साम्यवाद की समाप्ति का कारण बनेगा। इसलिए ऐसा बनेगा क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं इन देशों से हारे थे, और ये कमजोर भी हुए थे, और इन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके यहां भी साम्यवाद आ जाए। परिणाम यह हुआ कि उनके यहां चरम राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, अंध राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, जिसको हम फांसीवाद भी कहते हैं, ठीक है। और उसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमने तुलना नहीं की, और अब उनके देशों के लोगों ने भी तुलना नहीं की कि जिसको हम क्या बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं, वह कहीं ना कहीं जीरो ना कर दे। और अगर तुलना की गई होती तो शायद यह पता होता है कि किसी भी प्रकार की तानाशाही, किसी भी प्रकार का अंधवाद, अंधवाद से मतलब चाहे वह अंध राष्ट्रवाद हो, चाहे वह अंध धर्मवाद हो, चाहे वह अंध जातिवाद हो, चाहे वह अंध रंग विभेद जो है रंगवाद हो, रंग के आधार पर, या वह कहीं ना कहीं लैंगिकवाद हो, यानी जेंडरवाद भी है, ठीक है ना। कभी कभी देखिए ना, आजकल थोड़ा सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भी यहाँ वहां फांसी लगा ली, फला कर लिया, तो पता चला कि एक आजकल अंध पुरुषवाद या अंध महिलावाद भी चलने लगा है, ठीक है। तो किसी भी चीज का अंधवाद खतरनाक हो सकता है, या अगर तुलना की जाती तो शायद पता चलता। इसीलिए इसी आधार पर यह स्टेटमेंट है जी के रॉबर्ट्स का। रॉबर्ट साहब कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं। अगर कुछ प्राप्त कर ले तो बहुत कुछ है, ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ इससे प्राप्ति हो जाएगा या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, या सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने, याद रखिएगा ये चीज आमंड की बात हो रही है, आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित, किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया? महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने सम्मिलित किया था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया था, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को भी इन्होंने सम्मिलित किया था। मेरे हिसाब से सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया था, और यही आंसर भी होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी, इन्होंने सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को अपने किसमें, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया था। थोड़ा सा हम डिटेल इसका और देख लें, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था को, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को, भौगोलिक प्रणाली को, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को निम्न भागों में बांटा था, ठीक है। आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर, ठीक है, किसमें बांटा था? किसमें बांटा था भाई? कुल किसमें बांटा था? 4 में बांटा था। पहला क्या होगा? पहला होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा था महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है,
और तीसरा जो था वो गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, और चौथा जो था वह आंशिक पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, इसमें 4 भागों में बांटा था। ठीक है, और आप इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था आमंड के राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, जैसा मैंने आपको उत्तर में बताया। इससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक यानी करंट अफेयर्स राजनीति विज्ञान का हृदय है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक, ठीक है, यानी करंट राजनीति विज्ञान का हृदय है, हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। क्या जो करंट अफेयर्स है ये क्या है भैया? हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ऐसा किसने कहा है? एम कर्टिस ने कहा है, जी के रॉबर्ट्स ने कहा है, जीन ब्लोंडेल का ने कहा है, या आरसी मैक्रीडिस ने कहा है? अब किसने कहा है इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए क्यों ऐसा कहा है इन्होंने। अभी हमने कुछ करंट में तुलना किया, अभी हमने कुछ तुलना किया इससे पहले ना, बताया ना कि समसामयिक घटनाओं से जोड़ा मैंने आपको, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जैसा हुआ उससे मैंने आपको जोड़ा। और राजनीति विज्ञान में यह आपको पता भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? वास्तव में जो वर्तमान समय है उस समय भी और इसके पहले समय में भी जब हम राजनीति की तुलना करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में वहां की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति विज्ञान में वहां की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की आर्थिक व्यवस्था, वहां की व्यवस्था में व्यवस्था, जैसे राजनीतिक व्यवस्था है तो संस्थात्मक व्यवस्था है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय प्रणाली है तो एक दलीय प्रणाली है, दो दलीय प्रणाली है, या फिर बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली है, या एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली भी है। तो द्विदलीय प्रणाली में भी कई प्रणालियां हैं, आप जानते हैं। बहुमत का समर्थन क्या होता है, बहुमत के किसे कहते हैं, यह भी एक तुलना की जाती है। जैसे हम भारत के लोकतंत्र में ही है, तो भारत के लोकतंत्र में भी कई बार आप अक्सर देखते हैं कि जो 60%, अगर जो टोटल पार्टियां होती हैं लड़के, वो लगभग 60% से ऊपर वोट पाई हैं, और जो शासन में होती है, सत्ता में होती है, वह लगभग 40% वोट पाई है। तो ये 60%, इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश के या राज्य के 60% लोग चाहते हैं कि वह सत्ता में न रहे, लेकिन क्या है, वह सत्ता में होती है और अक्सर वह पार्टी दावा करती है कि हमें देश के लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो ऐसा का मतलब क्या हुआ? इसमें भी तुलना हो सकती है। तो तुलना विभिन्न प्रकार की उस पर होती है। ठीक है, तो लेकिन जब हम, चूंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, जब हम तुलना करते हैं राजनीति विज्ञान में, ठीक है ना, तो वर्तमान में हमारी राजनीति व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, वास्तव में इसे हम कह सकते हैं राजनीति, यानी तुलनात्मक राजनीति ही राजनीति विज्ञान का हृदय है। जैसे अभी हमने तुलना किया थोड़ी सी, किससे? प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, और अगर वही कंडीशन बनी तो तृतीय विश्व युद्ध के समय क्या हो सकता है, या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि याद करिए आप, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक तरह से आप एक इंसल्ट करके निकाला गया, बेइज्जत करके निकाला गया, कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ भी ऐसा ही कभी हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस तरह से आज यूरोप में विखंडन चल रहा है, वे विखंडन तो है ना, कुछ यूक्रेन का समर्थन करेंगे, कुछ यूक्रेन का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, और जिस तरह से ब्रिटेन की स्थिति अभी कहीं ना कहीं आप राजनीतिक आधार पर भी देख रहे हैं, थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता भी है, उनकी इकोनॉमी में भी डावाडोल है। ठीक है, और छोड़ो भाई, क्रिकेट में ही हालत खराब हो गई है उनकी, छोड़ो थोड़ा इसका भी आनंद ले लीजिए आप लोग, है ना, क्रिकेट भी चल रहा है इसमें खूब। ठीक, तो जब किसी देश की हालत खराब होती है ना, तो हर जगह उसकी हालत खराब होती है, और जब कोई देश आगे बढ़ता है तो हर तरफ ही आगे बढ़ता है। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है ये एम कर्टिस का स्टेटमेंट है, क्या कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। किसने कहा था भाई? ये एम कर्टिस ने कहा था। आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बचे आपके, जल्दबाजी मत करिए बच्चे, थोड़ा जितना पढ़िए उतना मस्त पढ़िए। ठीक है, जिसमें थोड़ा आपको फायदा मिले। ठीक है, केवल टिक टिक करके पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली,
हॉब्स। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक, प्रथम अग्रगामी विचारक पूछा है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सबका संबंध उससे है, लेकिन वास्तव में आंसर होगा इसका बी, अरस्तु। ठीक है, क्या होगा भाई? अभी हमने आपको बताया था कि अरस्तु साहब ने लगभग 158 संविधानों का क्या किया था? अध्ययन किया था। और अपने अध्ययन के पश्चात इन्होंने यह बताने की कोशिश किया था कि यूनान के लिए बेहतर शासन प्रणाली क्या हो सकती है, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात। जबकि अगर हम जाएं थोड़ा सा और उस पे, तो हम आगे चलिए अभी थोड़ा प्लेटो के बारे में भी बताते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा। तो पहले नाम इसमें अरस्तु आएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित कहीं ना कहीं है। क्या कह रहा है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा या फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा। वास्तव में सरकार के जब व्यवस्थित अध्ययन की बात आएगी तो भी आप किसको मानेंगे? अरस्तु को मानेंगे। ठीक है ना, अरस्तु को मानेंगे। वास्तव में अगर हम प्लेटो की बात करें, ठीक है, तो प्लेटो ने भी, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है कि प्लेटो ने भी अपनी जो पुस्तक लिखी थी, कौन सी? पॉलिटिक्स या स्टेटमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स या क्या? स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट्समैन। इसमें क्या किया था? इसमें इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था, और इन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद ही आप कह सकते हैं, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स या स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की बात कही गई है, वास्तव में यह एक प्रकार की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति भी थी। ये जो वर्गीकरण किया गया था उनका, यह प्रथम वैज्ञानिक पद्धति थी। लेकिन इसके बावजूद अरस्तु का जो उद्देश्य था, विभिन्न देशों के शासन प्रणालियों के अध्ययन के पश्चात जो अरस्तु का निष्कर्ष था, वह एक आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना करना था। क्या था? कि वह एक आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता था, और इसी आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना के लिए उसने आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा भी रखी हुई थी। और उसका यह मानना था कि दरअसल जब हम अध्ययन करेंगे तो यह देखेंगे कि सत्ता किस प्रकार से किसके उसमें रहती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, यानी किस प्रकार से सत्ता होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, कुछ चंद लोगों के हाथ में होने चाहिए, या फिर नागरिकों के हाथ में होनी चाहिए, या सभी लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, और अब जब हम इतनी बातें कर लेते हैं तो फिर निष्कर्ष यही निकलता है कि उद्देश्य उसका यही था कि एक आदर्श राज्य की रूपरेखा या आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना की जाए। तो जो व्यवस्थित वर्गीकरण की बात करेंगे बेटा, तो फिर पहला व्यवस्थित वर्गीकरण वास्तव में अरस्तु के द्वारा ही लाया गया था, यद्यपि इस पर काम प्लेटो ने भी किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। फिर फंसाया है यहां पर। वास्तव में संवैधानिक सरकार जो होती है, यानी जो संविधान के अनुसार सरकार चलती है, वह सीमित शासन, यानी आप क्या कहते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट सीमित शासन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, और व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा कैसे होगी और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, इन दोनों को मिला के आप कह सकते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस। जब 2014 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके बाद जब
मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह स्लोगन दिया था, हमारा काम होगा मिनिमम गवर्नमेंट, क्या नाम दिया था उन्होंने इसको, मिनिमम कहा था, ठीक है, मिनिमम या लिमिटेड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, सीमित शासन और अधिकतम अभिशासन, ठीक है, की बात उन्होंने कही थी। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि संवैधानिक सरकार की प्रकृति जो है वह सबसे है, कौन सा नहीं, सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, या उपर्युक्त सभी। वास्तव में क्या होगा इसमें आंसर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है, परिवृत्तियों की समस्या, परिवृत्तियों की समस्या, अगला धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है, तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है भाई, प्रवृत्तियों की समस्या तो है, वैचारिक संरचना की समस्या भी है तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है। अगर वैचारिक संरचना नहीं होगी तो फिर मैंने अभी दुनिया भर युद्ध लिया, युद्ध की बात किया, आइडियोलॉजिकल वार ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजी ही कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार का ही कारण रही, ठीक है ना। और आज जो हो रहा है वह भी कहीं ना कहीं यही है, आज भी अमेरिका भी कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन भूमिका अपनी बना देता है, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यह पहले कूदा नहीं था, यह मुनरो की पॉलिसी पर चल रहा था, और मुनरो की पॉलिसी क्या थी कि किसी के साथ नहीं, एकला चलो की बात कर रहा था, ठीक है ना, अपने मतलब से मतलब रखो, किसी पर आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन जब इसके ऊपर जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जबरदस्त अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर, तब क्या किया अमेरिका ने, तब फिर यह भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया। अदरवाइज इससे पहले ये कूदा तो था, लेकिन वास्तव में जैसे पार्टी में मजे लेना, तो पार्टी में मजे लेने की तरह यह काम कर रहा था, लेकिन जब अपने ऊपर आ गई तो फिर यह भी कूद गया। और कूदा कैसे, लड़ा थोड़ो, लड़ना इसे नहीं कहते कि आपने एक परमाणु बम मारा समाप्त कर दिया, ये तो युद्ध को समाप्त करना होता है, लड़ना नहीं होता है, ठीक है, तो समाप्त कर दिया। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है, तो आपने देखा यूक्रेन और रूस को किसने लड़ाया, कहीं ना कहीं अमेरिका ने लड़ाया। चाह रहा है कि वियतनाम, चाह रहा है कि ताइवान और चीन भी लड़ जाए, आखिर इजराइल को ईरान से, है ना, जो भी है चल ही रहा है, देख ही रहे, हमको आपको सिर्फ समझना है, पढ़ना है, निष्कर्ष नहीं निकालना है, बस समझना है, ठीक है इसमें। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में धार्मिक मतभेद की बात कहीं नहीं आती। तो वैचारिक संरचना की समस्या का भी बात करते हैं हम लोग, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या की बात भी करते हैं तुलनात्मक राजनीति में, लेकिन धार्मिक मतभेदों के बारे में हम इस पर बात नहीं करते हैं। इन तुलनात्मक राजनीति धार्मिक मतभेद की समस्या की बात नहीं करती है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक विकास का साधन है, राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, या उपर्युक्त सभी। वास्तव में राजनीतिक विकास भैया राजनीतिक दलों से भी होता है, क्रांतिकारी नेताओं से भी होता है। अगर क्रांतिकारी नेता नहीं आएंगे तो वास्तव में कभी भी एक नई प्रणाली का विकास नहीं होगा, नए प्रकार के तंत्र का विकास नहीं होगा, ठीक है। और राष्ट्रीयता की भावना भी, राष्ट्रीयता की भावना भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास का साधन बनती है, क्योंकि कई बार चरम राष्ट्रवाद, मध्य राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद या फिर निम्न राष्ट्रवाद, यह सब राजनीतिक विकास में भागीदार रहे हैं। ऐसा जब आप तुलना करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे। इसलिए क्या होगा इसमें आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यहां भी आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। तो राजनीतिक विकास के साधन के तौर पर हम सबको देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये थे कुल आपके 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर से अगले सेट के साथ। नमस्कार, थैंक यू।